हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। हमने पहले जनरल विटामिन्स लिया, फिर विटामिन ए, अब हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है? इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक ये बनेगा प्लांट सोर्सेज आएगा हमारी बॉडी में, और एक ये हमारी स्किन में। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि हमारी स्किन के अंदर हमारी बॉडी में इटसेल्फ ही प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अच्छा, प्लांट में बात करें तो प्लांट में एर्गोस्ट्रोल नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में चेंज काहे में होता है, एर्गोकैल्सिफेरॉल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज D2। इसको हम विटामिन D2 के नाम से जानते हैं, ठीक। और दूसरा जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाए जाने वाला होता है 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन एनिमल स्किन। अच्छा, एनिमल स्किन ये आया कहाँ से? ये होता है इंटरमीडिएट ऑफ माइनर पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस चल रहा होता है स्पेशली स्किन में, उसका एक मीडिएटर है, इंटरमीडिएट में ये केमिकल बनता है। अच्छा, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ये किस में चेंज हो जाता है, कोलेकैल्सिफेरॉल में, ठीक है। और यही कोलेकैल्सिफेरॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन D3 को, यही कोलेकैल्सिफेरॉल बाद में फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एक एक्टिव विटामिन डी में चेंज होगा। हमारी स्किन में ये जो 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, ये कौन सी लेयर में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपकी स्ट्राटम बेसल एंड स्ट्राटम स्पाइनोसम ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की इन दो लेयर्स में ये केमिकल पाया जाएगा 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये कहाँ काम हो रहा है? हमारी एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में हमारा बनता है कोलेकैल्सिफेरॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन D3, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि विटामिन डी वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय अंगस इन 1931 में। इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। इट इज़ नोन एज, इसको नाम दिया कोलेकैल्सिफेरॉल का, ठीक है। एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद फैट्स। तो तीसरी बात, बोथ D2 एंड D3, ये जो अभी हमने देखे ना, D2 प्लांट बेस्ड एंड D3 इज द एनिमल बेस्ड। तो ये D2 एंड D3 आर आइडेंटिकल मोबिलाइज्ड होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जब हम प्लांट बेस्ड विटामिन D2 लेते हैं या एनिमल बेस्ड विटामिन D3 लेते हैं, तो ये हमारी इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज जो होते हैं आइडेंटिकली होते हैं, मतलब सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है। इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग इनकी लीवर में जाके होती है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो इसकी पोजीशंस है ना, दिस इज पोजीशन नंबर 25, पोजीशन नंबर 24 और स्पेशली पोजीशन नंबर 1। इन 3 पोजीशंस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इन पोजीशंस पे आपको ध्यान रखना है, 25, 24 एंड 21। ये लीवर तक कैसे पहुंचता है? ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो थ्रू लिम्फ इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में ये कहाँ पहुंच जाता है? हमारी बॉडी में लीवर में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद लीवर और साथ में कुछ अदर टिश्यूज़, स्पेशली एडिपोज टिश्यूज़, इसको स्टोर करके रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टोर। तो स्टोर्ड कहाँ होगा? एडिपोज टिश्यूज़ में, ठीक। अच्छा, कुछ दिन पहले एक टर्म और यूज़ होती थी, डेट इज़ विटामिन D1, बट ये अब यूज़ में नहीं है। ये पहले क्रिस्टलाइन सॉल्यूबल मटेरियल के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अभी ये यूज़ में नहीं है। अभी 2-3 टर्म यूज़ में है, विटामिन D, D2 एंड D3। सो अभी हम क्या करते हैं, विटामिन डी का सिंथेसिस देख लेते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है। तो हमने देखा था सबसे पहले 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सनलाइट स्पेशली अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में किस में चेंज हुआ था? कोलेकैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन D3। हमने 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया गया था? स्ट्रेटम बेसल एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम ऑफ द एपिडर्मिस में, ठीक। ये कोलेकैल्सिफेरॉल D3 में चेंज होता है। अब ये विटामिन D3 वाया ब्लड विद द हेल्प ऑफ विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन, इसकी मदद से कहाँ पहुँचता है? लीवर में पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज 25 hydroxylase and in the presence of NADPH
एंड P450 साइटोक्रोम P450 की मदद से ये काय में चेंज होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। 25 मैंने बताया था 25 पोजीशन को आपको जहन में रखना है, ये 25 पोजीशन। इस पोजीशन पे एक OH ऐड होता है। क्या ऐड होता है? OH ऐड होता है। तो क्या बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्सीडायोल। सो ये जो कैल्सीडायोल है यही आपकी स्टोरेज फॉर्म है। मेजर स्टोरेज फॉर्म इज कैल्सीडायोल दैट इज स्टोर्ड इन दी लीवर। ठीक है, ये लीवर में स्टोर होगी। कौन सी फॉर्म में? स्टोरेज फॉर्म 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। अब ये कैल्सीडायोल वाया ब्लड विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, इसकी मदद से ये कैल्सीडायोल कहाँ पहुँचता है? किडनी के पास। ठीक है, अब किडनी में फर्दर इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा इनटू 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल with the help of 1-alpha hydroxylase। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH P450। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी दैट इज़ फेरोटॉक्सिन। इन तीन चीज़ों की प्रेजेंस में और एंजाइम 1-alpha हाइड्रोक्सिलेज कैल्सीडायोल को चेंज करेगा इनटू 1,2,25 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीट्रायोल। ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा होगा? ये प्रोसेस चल रहा होगा इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन एंड लो ब्लड फॉस्फेट लेवल। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? कैल्सीडायोल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट कराएंगे। ठीक है, यानी पाराथायरॉयड हार्मोन हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ कैल्सीडायोल इनटू कैल्सीट्रायोल एंड दिस 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल इज द एक्टिव विटामिन डी। तो एक्टिव विटामिन डी कौन सा हुआ? 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। अब जो भी फंक्शनिंग विटामिन डी अपनी दिखाएगा, किसके थ्रू दिखाएगा? कैल्सीट्रायोल के थ्रू। ठीक है, अब हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि ये फंक्शन कहाँ फंक्शन करता है। ये 3 जगहों पे फंक्शन करता है, इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन्स। इन 3 जगहों पे हम मेन देखेंगे ये फंक्शनिंग करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किडनी की ही बात कर लेते हैं। किडनी में ये क्या कराता है? इट हेल्प्स इन डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम एंड फॉस्फेट का क्या करा देता है? एक्सक्रीशन को डिक्रीज करा देता है। जब एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड फॉस्फेट लेवल अपर जाएगा, हाई जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ? फंक्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल, फंक्शन ऑफ विटामिन डी ऑन किडनी। अभी हम फंक्शन ऑफ विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी दैट इज कैल्सीट्रायोल ऑन बोन एंड द इंटेस्टाइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेस्टाइन देखते हैं। कैल्सीट्रायोल जो है ये पहुंचता है किसके पास? इंटेस्टाइनल सेल के पास। ठीक, ये इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करता है, बाइंड करता है साइटोसोलिक रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट इन दी इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, इंटेस्टाइन के कौन से सेल्स? म्यूकोजल सेल्स में। ठीक, एंटर करता है और बनाता है कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये रिसेप्टर बाइंड करता है डीएनए पर जाकर, डीएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाकर बाइंड करता है। एक mRNA बनाता है, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। फिर वो जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, अब जो ल्यूमन, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में प्रेजेंट कैल्शियम है, ठीक है, उसको ज़्यादा इफिशिएंटली क्या करा लेता है? एब्जॉर्ब कराता है एफिशिएंटली, और जल्दी जल्दी कहाँ भेजता है? दिस इज़ द प्लाज्मा में, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में भेजता है। अब वो प्लाज्मा क्या करता है? ये प्लाज्मा कैल्शियम को लेके जाता है बोन के पास, और बोन के पास अगर प्रेजेंट हो कैल्सीट्रायोल दैट इज़ विटामिन D3, तो वो क्या कर देता है? इंक्रीज करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हमारा मिनरलाइजेशन ऑफ बोन में हेल्प करते हैं, उससे क्या होता है? इंक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन की मिनरलाइजेशन बढ़ जाती है, बोन फॉर्मेशन बढ़ जाती है। सो अभी आपने देखा कि कैल्सीट्रायोल हमारी बोन पे कैसे काम कर रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में और हमारी किडनी पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये मेन फंक्शन इसका क्या है कि ब्लड प्लाज्मा लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को
बढ़ाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, फर्दर अभी हम देखते हैं क्या देखना है। अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए। नॉर्मल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज़ 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक, कैल्सिट्रायल का फंक्शन हम देखा, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। ठीक, दूसरा कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो ए हार्मोन विच फंक्शंस एज डिक्रीजिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, डिक्रीजिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हो गए। एक्चुअली विटामिन डी इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक ए स्टीरॉयड हार्मोन, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये दोनों, इनको हार्मोन कह लेते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन हो गए, तो ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक बढ़ाने में मदद करता है दैट इज़ कैल्सिट्रायोल, और एक घटाने में दैट इज़ कैल्सिटोनिन। ठीक है, अच्छा एक मेटाबोलाइट और है दैट इज़ 24-25 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इट इज़ ऑल्सो ए मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी विच इज़ फॉर्म्ड इन किडनी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसका फंक्शन भी मालूम नहीं है। ठीक है, ये क्या फंक्शन करता है, बट ये माना जाता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ कैल्सिट्रायोल की जब कंसंट्रेशन एडुकेट हो जाती है, एनफ हो जाती है, तो 24 हाइड्रोक्सीलेज काम करता है और कैल्सिडायोल है उसको 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, इसका फंक्शन अभी हमें मालूम नहीं है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये एक स्कीमेटिकली हम देखते हैं कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जब डाउन जाता है, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जब डाउन जाता है तो क्या होता है, पाराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है, पाराथायरॉयड हार्मोन। दिस पाराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट करता है कैल्सिट्रायोल के, इंक्रीज कराता है, यानी कैल्सिडायोल का कन्वर्जन कराता है कैल्सिट्रायोल में। सो कैल्सिट्रायोल इंक्रीज हुआ, कहाँ पे होगा ये, पीसीटी ऑफ किडनी में। दूसरा पाराथायरॉयड हार्मोन क्या कराएगा, बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन, यानी बोन से कैल्शियम निकालना शुरू करेगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कराएगा। ठीक, तीसरा काम करेगा, रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। रीनल यानी किडनी के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा पाराथायरॉयड हार्मोन। ठीक, अब इसने जो एक्टिवेट करा है कैल्सिट्रायोल को, ये क्या काम करेगा, कैल्सिट्रायोल एक्टिवेट करेगा इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। ठीक, जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा बाय फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, तीसरी बात, ये सारी काम मिलके क्या हो रहा है, बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन, रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका प्लाज्मा कैल्शियम लेवल अप चला जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा पाराथायरॉयड हार्मोन का काम और वो कैल्सिट्रायोल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हुआ, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो विटामिन डी है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एक्टिंग लाइक स्टीरॉयड हार्मोन, एक्टिंग लाइक स्टीरॉयड हार्मोन की तरह कैसे काम करता है। दरअसल ये एक हार्मोन की तरह ऐसे काम करता है, एक सेल के पास जाता है, उसके रिसेप्टर से अटैच होता है, उससे प्रोटीन बाइंडिंग सम प्रोटीन्स बनवाता है। ठीक है, तो इस तरह काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्सीट्रोपिक हार्मोन, कैल्सीट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि ये कैल्शियम की क्वांटिटी को हमारे प्लाज्मा में कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके पास टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, टारगेट ऑर्गन दैट इज किडनी, बोन, इंटेस्टाइन, तो ये भी एक हार्मोन जैसा काम है। सिमिलर टू स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है, ये भी हमने देख लिया। एक्टिनोमाइसिन डी, और इसको एक इनहिबिट करने वाला एक्टिनोमाइसिन डी, दिस सब्सटेंस इनहिबिट विटामिन डी को इनहिबिट करता कौन है, एक्टिनोमाइसिन इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनहिबिट कर देता है माइनस। ठीक, उसके बाद सिंथेसिस इज सेल्फ रेगुलेटेड, यानी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, यानी अगर ज़्यादा बन जाए विटामिन डी, एनएफ से ज़्यादा बन जाए हमारी स्किन में या ज़्यादा मौजूद हो, तो ये अपने आप को ही फीडबैक देता है और कहता है कि भाई अब सिंथेसिस को रोक दो। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म भी दे रहा है। तो ये सारे काम किसके हैं, एक हार्मोन के हैं। सो हम इसी वजह से कहते हैं कि विटामिन डी इज़ वर्किंग एज ए हार्मोन। सो अभी हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी किन लोगों में होती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों में ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है, जैसे जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, उनमें मिलती है। अंडा वंडा भी नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उनमें मिलती है। या दूसरे क्रोनिक एल्कोहलिक्स में
जो ज़्यादा शराब पीते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल विद लीवर, वो इंडिविजुअल लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम्स जिसको रहती है उसमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा इसका जो सिंथेसिस है वो किससे लिंक्ड है, लीवर से लिंक्ड है, और किससे लिंक्ड है, किडनी से लिंक्ड है। तो जिसके लीवर में और किडनी में प्रॉब्लम होगी उसमें भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाते हैं, होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दो मेन प्रॉब्लम्स होती है, एक रैकेट्स और एक ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। रैकेट्स में क्या होता है, रैकेट्स बेसिकली चाइल्ड्स में होता है, चाइल्ड्स में। रैकेट्स किस में होगा, चाइल्ड्स में पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा कैल्सीट्रायोल लेवल डिक्रीज़ करता है, प्लाज्मा कैल्सीट्रायोल लेवल डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेंचुअली क्या होगा, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज़ कर जाएगा। सो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जब बच्चे में, एक चाइल्ड में डाउन जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे फोंटेनिलीज होते हैं सर में वो डिले होंगे, उनका क्लोजर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। सर में जो सूचर्स पाए जाते हैं वो वाइड हो जाएंगे, ठीक है। हमारे बोइंग लेग्स हो जाएंगे, देख रहे हो लेग्स कैसे बो कर गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं रैकेट्स। और ये सब काम होंगे, जो हमारे जॉइंट्स होंगे वो भी कमज़ोर होंगे, ये सारी, हमारा माथा चौड़ा हो जाएगा, फ्रंटल बोजिंग, तो ये सब काम एक बच्चे में हो जाएंगे। बोइंग लेग्स है, माथा चौड़ा है, फोंटेनिलीज बंद नहीं हुए हैं, दांत मजबूत नहीं है, ठीक है, या ख़राबी हो गई है दांत, ये सारे काम होंगे रैकेट्स में, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इन ए चाइल्ड, ठीक। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। अभी एक बड़ा बंदा है, वो कम्प्लीटली ग्रोन है, उसकी हड्डियाँ भी मजबूत है, लेकिन किसी वक्त उसकी जो है विटामिन डी कम हो गया, डेट इज़ कैल्सीट्रायोल ब्लड प्लाज्मा में कम हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा। बोन कैसी हो जाएंगी, पोरस बोन हो गई पोरस, यानी कमज़ोर हो गई। अब फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, साथ ही यहाँ पे भी कुछ लंबे टाइम तक अगर ये चलता रहा तो बोइंग ऑफ लेग्स देखने को मिलेगा इस तरह, ये एक एडल्ट के लेग्स है, ठीक है। हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, छोटे छोटे अभी गिरेंगे तो हमारे फ्रैक्चर्स होने लगेंगे, ये होता है ऑस्टियोमेलेशिया में, ठीक। अच्छा, एक टाइप की डेफिशिएंसी की और होती है विटामिन डी की, वो होती है रीनल रैकेटिस या रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। सो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में क्या होता है, आपका रीनल फेलियर होता है, रीनल फेलियर अगर हो गया तो पीसीटी जो है हमारी नेफ्रॉन्स के, वो क्या बनाना बंद कर देंगे, कैल्सीट्रायोल बनाना बंद कर देंगे। और जब कैल्सीट्रायोल ही नहीं बनेगा, हमारी बॉडी में बन ही नहीं रहा है, यानी कैल्सीडायोल तक तो बन रहा है, कैल्सीडायोल से चेंज नहीं हो रहा है कैल्सीट्रायोल में ड्यू टू रीनल फेलियर, तो इवेंचुअली कैल्शियम की कमी होने लगेगी प्लाज्मा में। और जब कैल्शियम की कमी होगी प्लाज्मा में तो यही सारे सिम्टम्स दोबारा आने लगेंगे। तो ये वजूहात होती हैं, ये वजह है इनकी कि किस किस वजह से कैल्शियम की कमी हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती है, जिसकी वजह से हमें हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती है। तो हमारी स्पेशली हमारी बोन्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, वो आप देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं टॉक्सिसिटी या हाइपर विटामिनोसिस टी। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में विटामिन डी बन जाए या विटामिन डी पहुंच जाए, हम उसको अपनी डाइट के थ्रू इनटेक कर ले, डेट इज़ लार्जर देन 10 to 100 टाइम्स से ज़्यादा अगर हम उसको इनटेक कर ले तो क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इन दोनों चीज़ों की वजह, यानी बोन से भी कैल्शियम निकाला जा रहा है, कहाँ ऐड किया जा रहा है, प्लाज्मा में, और इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कहाँ ऐड किया जा रहा है, ब्लड प्लाज्मा में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया। क्या हो गया, हाइपर कैल्सीमिया। अब प्रोलोंग हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, अगर प्रोलोंग लंबा चल जाए हाइपर कैल्सीमिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स स्पेशली किडनी स्टोन्स, ठीक, ये होने लगते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं एपेटाइट लॉस, यानी सूझबूझ की कमी, थोड़ा हम चक्कर से रहेंगे, ठीक है, एपेटाइट लॉस, नोज़िया, चक्कर आने लगेंगे, प्यास बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, इंक्रीज थर्स्ट,
एंड लॉस ऑफ, इवेंचुअली क्या होगा, लॉस ऑफ वेट होने लगेगा। तो इसकी टॉक्सिसिटी, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो विटामिन है वो विटामिन डी ही है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर विटामिन डी की क्वांटिटी को इनटेक करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम आरडीए देखते हैं, रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस कितना दिया गया है, उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। तो हमें सोच समझ के विटामिन्स का यूज़ करना चाहिए, इनका कंजप्शन करना चाहिए। तो आरडीए क्या है, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स और 10 मिलीग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल, वो भी कोलेकैल्सिफेरॉल के, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा किस में, कैल्सिट्रायोल में, तब वो अपनी एक्टिव फंक्शनिंग में आएगा, ठीक। या 200 IU इन कंट्रीज लाइक विथ गुड सनलाइट। अब इसके डाइटरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो डाइटरी सोर्सेज आर फिश लीवर ऑयल, मछली में बहुत ज़्यादा मिलेगा, एग यॉक में मिलेगा, सनलाइट से तो हमें मिल ही रहा है वो हमने देख लिया, मिल्क में मिलेगा, बटर में मिलेगा। तो ये सारे सोर्सेज हैं, हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक ध्यान और रखना चाहिए, हमें खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, इतना ना पकाएं कि उसके जो उसमें मिनरल्स हैं, उसमें जो वाइटामिन्स हैं, उसमें जो भी हमारे न्यूट्रिशनल सोर्सेज हैं वो डीनेचर हो जाए, वो किसी काम के ही ना रहे, ठीक है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। ओके, गुड बाय।